हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदिश तथा सदिश राशि। क्या है आज का टॉपिक? अदिश तथा सदिश राशि। इन भौतिक राशियों को पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में कुछ जानना जरूरी है। कुछ पॉइंट है जिनका हमें अर्थ पता होना चाहिए, पहले उन्हें समझते हैं। चलो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले है, एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। आज से पहले तुमने ये एक साथ पढ़े हो या अलग अलग भी पढ़े हो या कभी पढ़ा हो तो तुमने इन पे ध्यान नहीं दिया होगा, इन शब्दों पे, क्योंकि ये दोनों एक से लगते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं पता लगता। और हिंदी में तो अब भी समझ में नहीं आने का कि क्या होता है परिमाण और क्या होता है परिणाम। लेकिन एक बार इसे समझ लो, इंग्लिश से समझते हैं। देखो, ये है परिमाण और ये है परिणाम। आप में से शायद ही बहुत कम इसको पहले जानते होंगे। देखो, जो परिणाम है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्ट, और जो परिमाण है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू या मैग्नीट्यूड। वैल्यू या मैग्नीट्यूड। वैल्यू तो मैंने अपनी तरफ से बताया है, जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। शायद ही इससे हर कोई नहीं समझ पाता, तो हम जो है मैग्नीट्यूड ने लेके वैल्यू को लेंगे समझने के तौर पर। आप सबके आसपास में या घर में कोई ना कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम में होगा या किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा या फिर ग्रेजुएशन के किसी ना किसी एग्जाम में होगा। तो हम जब उसका रिजल्ट आता है तो हम उससे एक ही बात पूछते हैं कि क्या रहा तेरा रिजल्ट। तो वो कोई बताता है कि मेरे 65% आए, कोई कहता है 70% आए, कोई कहता है 80% आए। तो उसी का मतलब होता है, ये क्या होता है कि क्या रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या होता है। हम उससे जो बोलते हैं वो पूछते हैं कि क्या रहा तेरा परिणाम। अब अब हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्ट। पहले क्या बोलते थे कि परीक्षा फल कितना परसेंट रहा। जैसे किसी भी स्कूल का होता था वो लिखते थे 100% परीक्षा फल या 100% परिणाम। तो इसे समझिए कैसे होता है। देखो, जैसा कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है 10th क्लास में है। कितनी क्लास में? 10th क्लास में है। तो उसके नंबर कितने में से मिलेंगे? 600 में से। कितने में से नंबर मिलते हैं 10th क्लास में? 600 में से। कितने आए? 480। 600 में से कितने नंबर आए? 480। 600 में से कितने नंबर आए? 480। तो जो नंबर आए वो हमारा क्या होगा? रिजल्ट। वो क्या होगा हमारा? रिजल्ट। परिणाम क्या होगा हमारा? रिजल्ट। परिणाम अभी बताया मैंने, परिणाम को क्या बोलते हैं? रिजल्ट। तो वो क्या होगा हमारा? परिणाम, रिजल्ट। और कितने में से मिले वो बोलते हैं परिमाण। उसे क्या बोलते हैं? परिमाण, यानी कि वैल्यू। तो अब आपके लिए है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके घर में, आपके दोस्तों में या आपके जिस समाज में उठा बैठ कर रहती है आपकी, उसमें आपका क्या है? आपके पास आपकी परिणाम है या परिमाण है? ये बताइए। आपका कोई रिजल्ट है या वैल्यू है? तो हम जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से पूछा, वो क्या कहेगा कि मेरे 80% आए। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? गुना 100 कर देंगे। चलो मान लीजिए गुना 100 कर दिया। मतलब इस बात से नहीं है। एक हो तो अब तो इतना तो समझ गया कि हमारी, देखो, उस एग्जाम की जिस क्लास में हम बैठ रहे थे उसकी वैल्यू क्या थी? 600 नंबर। उसकी वैल्यू क्या थी? 600 नंबर। और हम कितने लाए? हमारा रिजल्ट क्या रहा? वो था 480। कितना था? 480। तो इसमें दो बातें हैं, एक की वैल्यू क्या है, दूसरा रिजल्ट क्या है। और जो हम अब पूरी इसको फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, भौतिक राशियों को पढ़ने वाले हैं, हम किस पे पढ़ने वाले हैं? परिमाण पर, वैल्यू पर। किस पे पढ़ेंगे? वैल्यू पर। इसलिए ये बताया मैंने, इसीलिए मैंने क्या है ये बताया, वैल्यू। अगर मैं अब आगे जो भी चीज पढ़ाऊंगा वो किस पे पढ़ाऊंगा? वैल्यू पर। अब यहां समझ लीजिए, देखिए कैसे। पहली राशि एदिश राशि। एदिश राशि कौन सी राशि होती है? सुनिए,
वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता। अदिश राशि, मैं आपको बता रहा था अदिश राशि के बारे में, एक बार फिर दोबारा बताता हूं। देखिए, अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखो यहां पर परिमाण, वैल्यू की बात चल रही है, वैल्यू की। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो दिशा क्या है? दिशा। चलो अभी दिशा पे बात करते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को, दो टर्म बताई, एक परिमाण एक परिणाम। ये तो आपकी समझ में आ गई। दिशा क्या होती है? दिशा, दिशा तो सभी जानते हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये भी दिशा होती है। या फिर देखो ये जर्नली होती है, जिन्हें हम सब जानते हैं। साइंस की लैंग्वेज में एक दिशा क्या होती है? थीटा, कोण। कोण भी क्या होती है? दिशा। साइंस की लैंग्वेज में जो कोण होता है वो भी क्या होता है? दिशा। जैसे मान लीजिए हम क्या कहते हैं, हम किसी को ये कह रहे हैं, जैसे ये दिशा ले लीजिए, हमने कहा है कोई व्यक्ति यहां पर है इसके मिड पॉइंट पर, और हम उससे कहते हैं कि तुम उत्तर पूरब में जाना है तुम्हें 60 मीटर, ऐसे यहां पे जाना है तुम्हें उत्तर पूरब में 60 मीटर। हम उसे ये ना कह के हम ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें 60 डिग्री के कोण पर 60 मीटर चलना है। तो उसका मतलब ये भी क्या दी है हमने उसे? दिशा दी है। ये भी क्या दे दी उसे? दिशा दी है। तो अब शुरू करते हैं राशि। अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं? जैसे लंबाई, दूरी। और एक बात, ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% आएगा इसमें से, बिल्कुल पक्का। याद कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो जैसे लंबाई, दूरी, आयतन, ताप, समय, दाब, विद्युत धारा, ऊर्जा, द्रव्यमान, कार्य, क्षेत्रफल, घनत्व, ये इंपॉर्टेंट है। घनत्व, आयतन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनका। उष्मा, विशिष्ट उष्मा, विद्युत धारिता, विभव, शक्ति। ये विभव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। विभव और आवेश भी होगा, एक विभव भी है और आवेश भी है। आवेश भी अदिश राशि होती है। आवर्ती, घनत्व दोबारा आ गया, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत धारा। इस पे ध्यान देना है विशेष, इस पे भी ध्यान देना है। विद्युत धारा आदि, विद्युत धारा आदि। तो समझ में आया क्या क्या होती है? एक बार और पढ़ लीजिए, मेरे साथ बोलिए। लंबाई, दूरी, आयतन, ताप, समय, दाब, विद्युत धारा, ऊर्जा, द्रव्यमान, कार्य, क्षेत्रफल, घनत्व, उष्मा, विशिष्ट उष्मा, विद्युत धारिता, शक्ति, विभव, आवर्ती, घनत्व, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत धारा आदि। विद्युत धारा भी जो है कैसी राशि है? आपकी अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स, देखो फ्लक्स होने के बाद भी और विद्युत और चुंबक होने के बाद भी अदिश राशि है। एक बार एग्जाम में आया था, 90% जिसके साथ विद्युत या चुंबकीय लिखा जाता है वो सदिश राशि होती है। लेकिन विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है?
अदिश राशि हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग जो है अगर क्लास नहीं ले रहे हो तो भी इसको याद कर सको। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप क्लास से ज्यादा समय नहीं है आपके पास और आपने याद कर लिया है, एक बार रिवीजन करना चाहते हो तो इसका आराम से रिवीजन हो जाएगा। अब चलते हैं सैदिश राशियों पर। किस पे? सैदिश राशि। देखो सैदिश राशि क्या होती है। वे भौतिक राशियां, सैदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? सैदिश राशियां कहलाती है। इसमें लिखा है परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां, सॉरी सैदिश राशियां कहलाती है। जैसे उदाहरण में समझिए, जैसे जैसे बल। अब बल कहा है, देखो उसमें इसमें जनरली बल कह दिया। बल का मतलब कैसे लेंगे अब हम? बल यानी कि गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, या फिर घर्षण बल, जो भी बल होगा, अब क्या होगा आपका, वो सब क्या होंगे? सैदिश राशि होगी। जैसे वैद्युत बल, परनोद बल, उत्प्लावन बल, ये सब क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब क्या में आएंगे अब आपके सैदिश राशि में। फिर इसके बाद क्या है? वेग, आवेग, संवेग, प्रवणता। अब प्रवणता कौन सी प्रवणता? चाहे आप वेग प्रवणता ले लो, ताप प्रवणता ले लो, विभव प्रवणता ले लो, कोई सी भी प्रवणता ले लो, उसमें क्या होगा? कैसी राशि आएगी? सैदिश राशि आएगी। कैसी राशि आएगी? सैदिश राशि आएगी। विस्थापन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, भार, बलाघूर्ण, गुरुत्वीय वेग, कोणीय विस्थापन। कोण तो मैंने बताया था, कोण कैसी राशि है? सैदिश राशि है। तो कोण के साथ लगाओगे कोण विस्थापन, कोणीय वेग, ये सब क्या आएगा? जिसके साथ रेखीय वेग आएगा तो भी क्या होगा? रेखीय वेग। अब क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। फिर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब इस पे देख लो एक बार, चलो समझाऊंगा बाद में। एक है परनोद। क्या है? परनोद। अब ये परनोद क्या है, ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में इन्हें समझाते हैं। अब समझिए क्या होता है अदिश राशि और सैदिश राशि की पहचान कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है इन्हें याद कैसे रखा जाए। अब देखिए, जो अदिश और सैदिश राशि होती है उन्हें फाइंड आउट करने के लिए तो वेक्टर के कुछ नियम है। वेक्टर यानी कि सैदिश राशि, सैदिश के कुछ नियम है। उसमें उसके त्रिभुजीय नियम है, चतुर्भुजीय नियम है, लंबकोणीय एकांक वेक्टर के नियम है, एकांक वेक्टर या कैप, ये सब चीजें हैं। उन सब चीजों से ही डिसाइड होती है कि कौन सी राशि अदिश होगी, कौन सी राशि सैदिश होगी। लेकिन अब हमें इतना डीपली तो पढ़ना नहीं है, और जो साइंस वाला बच्चा है जिसने इंटर पीसीएम से की है, एक बार को शायद वो भी ना समझ पाए, तो इसे याद करने के लिए बिल्कुल देसी लॉजिक तरीके से, अगर आप साइंस का माइंड लगाओगे ना, अपना साइंटिफिक माइंड लगाओगे, तो ये चैप्टर याद नहीं होगा। और बिल्कुल लॉजिकली, ऐसे ही नॉर्मली, जैसे सीधे साधे इंसान, कुछ नहीं, ग्रामीण वासी, बिल्कुल इस तरीके से सोच के चलिए तो एकदम याद हो जाएगा। देखो अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि जैसे आवर्ती होती है, आवर्ती और समय। एक बात बताओ, जरा सोचो, अपने आप से खुद से सोचना, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो ये सोचना कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहां पे हो रहा है। समय है समय,
क्या समय के चलने के लिए या समय के बहने के लिए कोई दिशा की जरूरत होगी? क्या ऐसा भी कोई टाइम आता है कि अगर आज घटा होगी या बारिश होगी तो आज समय नहीं रुकेगा, समय रुक जाएगा, 3 नहीं बजेंगे या 5 नहीं बजेंगे? नहीं, समय चलता रहता है। या ऐसा भी होता है कि आप पूर्व की दिशा में जा रहे हो तो थोड़ा तेज चलोगे और पश्चिम की दिशा में जा रहे हो थोड़ा मंदा चलोगे? नहीं, जितना जो समय जहां के लिए है वो सभी के लिए है, वो दिशा पे डिपेंड नहीं करता, दिशा पे डिपेंड नहीं करता। तो समय कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी, क्योंकि समय के चलने के लिए या गुजरने के लिए दिशा होनी जरूरी नहीं है। यह नहीं है कि पूरब की तरफ जाओगे या पूरब में समय जो है मतलब दिन 24 घंटे की बजाय 22 घंटे का होता है और पश्चिम में दिन 24 घंटे की बजाय 26 घंटे का होता है। नहीं, पूरब हो पश्चिम हो सबके लिए समय एक समान होता है जो निरंतर चलता है। और समय से ही सूत्र बनता है आवर्ती का। देखो टी बराबर सूत्र होता है 1/f फ्रीक्वेंसी। इसमें केवल दो ही चीजें हैं, इसमें केवल दो ही चीजें हैं, एक समय है एक आवर्ती है। समय और आवर्ती, जब समय अदिश राशि होगी तो आवर्ती की भी कैसी होगी? अदिश ही होगी। क्यों होगी अदिश? क्योंकि इसके साथ अगर आप इसे गुना करोगे या इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तुम या जोड़ मतलब जो भी कुछ कर रहे हो, तो एक बात देखिए, क्या इसमें कोई सदिश राशि आ रही है? नहीं, समय अदिश राशि है तो आवर्ती भी कैसी होगी? अदिश राशि होगी। क्यों होगी? क्योंकि समय और आवर्ती के सूत्र में केवल दोनों ही चीजें होती हैं, एक समय होता है एक आवर्ती होती है, एक समय होता है एक आवर्ती होती है। आया समझ में? अब दूसरे पे आइए, याद रहेगा ना? बिल्कुल याद करना भी है, ये इसे याद करना है और इस पे इतना डिस्कशन हो जाएगा हमारा, इतना डिस्कस हो जाएगा कि अपने आप खुद से याद हो जाएगी। तो समझ में आ गया समय कैसी राशि है? अदिश। और समय से किसका सूत्र बनता है? आवर्ती का। तो आवर्ती भी कैसी होगी? अदिश होगी। कैसी होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है, अब आइए लंबाई तथा दूरी और एक विस्थापन। देखो लंबाई या दूरी क्या हो, कैसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। अब इसे समझना कैसे है, इस चीज को करना कैसे है? देखो लंबाई, लंबाई देखिए 2-3 चीजें हैं आपके लिए डिपेंड कर रहे हैं। आप कार चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और आपको कहीं भी जाना हो, अपने घर से कहीं भी जाना हो तो आप इजीली जा सकते हो, बिना पूछे भी जा सकते हो। जब आप अपने घर से चलते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो या क्या पूछते हो, या कहां बीच में जाना होता है तो कितना दूर है वो, क्या पूछते हो? कितना दूर है। और वो दूरी ही क्या होती है? लंबाई होती है। वो दूरी ही क्या होती है? लंबाई होती है। तो हम लंबाई को या दूरी को लंबाई कह रहे हैं, लंबाई को दूरी कह रहे हैं। इस चीज को तो ध्यान रखना है कि लंबाई या दूरी एक ही बात लेके चल रहे। जब आप यहां से मान लीजिए दिल्ली से और अयोध्या श्री जा रहे हो, दिल्ली से अयोध्या श्री जाना है तो आपको एक बात तो ध्यान होगी कि हमें इतनी दूर जाना है या इतनी लंबाई पे जाना है या इतना लंबे रास्ते पर जाना है। तो एक बात बताइए, अगर कोई नहीं गया, अगर कोई नहीं गया है, क्या वो जा सकता है अपनी सवारी से? बिल्कुल जा सकता है, चाहे वो रास्ता पूछ कर जाए या कैसे भी जाए, वो जा सकता है। उसे बस इतना तो पता होना हो चाहिए कि किधर को जाना है। देखो दिशा तो है लेकिन दिशा की वैल्यू नहीं है। ये तो पता है कि कितना जाना है, यानी कि परिमाण, परिमाण तो है। किसी ने कह दिया 600 किलोमीटर है, चलो हमने मान लिया 600 किलोमीटर है, तो हमें एक बात तो पता लग गया कि हमें 600 किलोमीटर जाना है। लेकिन हम गए 400 किलोमीटर या 500, वो कुछ नहीं, रिजल्ट से मतलब नहीं है, हमें केवल परिमाण से आवश्यकता है।
तो हमें ये बात पता लगी कि इतनी दूर जाना है तो 600 किलोमीटर जाना है, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। अब दिशा की कैसे नहीं है, अब दिशा की समझिए, दिशा कैसे है। अब एक है विस्थापन, विस्थापन है, आपको एरोप्लेन में बैठा दिया हमने, या आपको एरोप्लेन दे दिया और आप कहोगे कि, आपसे कह दिया कि आपको अमेरिका जाना है। कहां जाना है? अमेरिका जाना है। तो अब आप एक बात बताइए, इसमें तो आपने पूछ लिया कि कहां से जाए, आपको बता दिया इस वाले हाईवे से चले जाओ, तो आप सीधे इस वाले हाईवे से अयोध्या सिटी पहुंच गए। अब आपसे कहा दिल्ली से उड़ जाइए, चलो जी उड़ गए। उड़ने के बाद क्या आप ये देखोगे कि आप कहां को जा रहे? नहीं, आप पहले देखोगे कि आपको जाना कहां है और कहां से चले। तो अमेरिका से, दिल्ली से चल के अमेरिका जाना है। फिर आप क्या देखोगे, जब आप एरोप्लेन में होगे तो पल पल, हर 1 किलोमीटर या हर दूरी पर, हर लंबाई पर आप क्या देखोगे? दिशा देखोगे कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। यहां पर आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको इसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जहां पर दिशा की जरूरत पड़ती है उस लंबाई को कहते हैं विस्थापन, ऐसे समझ लीजिए। परिभाषा क्या है वो नहीं, जो परिभाषा है वो नहीं। और जिस लंबाई में दिशा की जरूरत नहीं पड़ी उसे कहते हैं दूरी। ये बात समझ में आ गया? तो लंबाई और दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। और विस्थापन बोलते हैं पहले और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी को। तो पहला बिंदु दिल्ली है हमारा और दूसरा बिंदु, आखिरी बिंदु है अमेरिका। जब हम दिल्ली से अमेरिका जाएंगे, विस्थापित होंगे, जब हम दिल्ली से अमेरिका विस्थापित होंगे तो हमें दिशा की जरूरत होगी। एरोप्लेन से जाने के लिए हर पल पल हमें दिशा की जरूरत होगी। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? अब याद रहेगी कि विस्थापन कैसी राशि है और दूरी कैसी राशि है। दूरी है अदिश और विस्थापन है सदिश। अब आइए, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, चाल में जो है सूत्र है दूरी का और समय का। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो चाल भी कैसी होगी? सदिश होगी। तो चाल भी कैसी होगी? अदिश होगी, सॉरी अदिश होगी। कैसी होगी? अदिश होगी। अब इसी प्रकार वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब वेग किससे बना है? विस्थापन से। किससे बना है? विस्थापन से। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो वेग भी कैसी होगी? सदिश राशि होगी। एक बात और, जब आप जाओगे ना बाइक से, ये कार से, तो कहोगे क्या कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी है। आप मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना चाह रहे हैं या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से जा रहे हो, तो आप कहोगे कि हमारी चाल जो है ये है। लेकिन जब एरोप्लेन उड़ेगा तो आप क्या कहोगे? उसकी वेलोसिटी, उसकी क्या है? वेलोसिटी, वेग। क्योंकि उसे हम नहीं पता, हम क्या कहेंगे उसे? वेलोसिटी। तो वेग, वेग कैसी होगी? सदिश राशि होगी। कुछ जगह बताते हैं, जैसे कोई टीचर बताता है, क्या बताता है कि रट लो, क्या? वेग, आवेग, संवेग, ये जिसके पीछे आ जाएगी वो कैसी होगी? सदिश राशि होगी। या तो ऐसे भी रट लो या फिर ऐसे समझ लो क्यों होगी। फिर द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान की सुनिए, ये तो बिल्कुल इजी है। आप मार्केट गए, आपको आलू लाने हैं, चीनी लानी है, तो आप दुकानदार से क्या कहोगे? आप दुकानदार से ये कहोगे कि 5 किलो आलू दे दे पूर्व दिशा में बैठ के, कहोगे? नहीं ना। आप क्या कहोगे कि 5 किलो आलू तोल दे। बस आपने केवल उसे वैल्यू बता दी। उसने कितना तोला? मान लीजिए 480, मान लीजिए 4 किलो 800 ग्राम तोल दिया ना, पूरा तोला 20 किलो या आधी किलो कम कर दिया, तो वो रिजल्ट क्या है वो नहीं, हमें क्या देखना है? वैल्यू। वैल्यू क्या है? बस दिशा से कोई मतलब नहीं है। क्या आलू खरीदने में दिशा से मतलब होगा?
नहीं, दिशा में किसकी आवश्यकता होती है? विस्थापन की। जब हम कोई मूर्ति विस्थापित करते हैं तब दिशा की आवश्यकता होती है। कहते हैं नहीं, पूर्व में गलती से विस्थापित करके इस तरफ लो, पश्चिम में, उत्तर में, ऐसे जो भी कुछ सोचते हैं। तो आलू तोलने के लिए क्या दिशा की आवश्यकता होगी? नहीं, नहीं होगी ना। तो द्रव्यमान कैसी होगी? अदिश राशि होगी, याद रहेगी। अब आ जाइए दाब और एक बल। आप एक बात बताइए, दाब का मतलब क्या होता है? दाब का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना, और दबाया किस तरफ को जाता है? हमेशा नीचे की साइड। किस तरफ को? जब आपको पता है कि दबाया किसी को जाता है तो वो किसकी साइड दबाया जाता है? नीचे की साइड। क्या आप किसी को ये कहते हो कि इसे नीचे की तरफ को दबा दे? नहीं। जब आपको किसी भी चीज को दबाने की जरूरत होती है, मान लीजिए कोई भी है, किसी भी चीज को आपको प्रेशर लगाना है, तो उसमें जो है ना, वो दाब में या दाबांतर में आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सबको पता होता है कि दाब जो है हमेशा नीचे की साइड तो लगता है। ठीक है। लेकिन अब बल की बात करते हैं, बल की। तो दाब कैसी राशि होगी? अदिश। अब बल, बल सदिश क्यों होगी? एक बात सोचिए जरा, कोई दीवार है, एक दीवार के ऊपर झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई। किसी भी दीवार के ऊपर क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। तो डिसीजन लिया गया है कि इस झगड़े या लड़ाई का कारण ये दीवार है, तो इस दीवार को गिरा दो। इस दीवार को क्या है? गिरा दिया जाए। ठीक है, चलो। तो जब आप इस दीवार को गिराओगे तो क्या दाब लगाकर गिराओगे या बल से गिराओगे? तो बल से ही तो गिराई जाएगी, दाब से तो नहीं गिराई जाएगी। अब एक बात सुनिए, दो शख्स लड़ रहे थे, और जब लड़ने वाले की हम ये बात सहमत होगी कि ये जो दीवार है गिरेगी, तो अब आप क्या पूछोगे? मान लीजिए आप मिस्त्री हो, आपको पता कि इस दीवार के ऊपर लड़ाई चल रही थी, तो आप क्या पूछोगे? साहब ये किस दिशा में, किस तरफ गिरानी? यो अब उनकी तरफ गिरानी या हमारी तरफ गिरानी है? तो जब हम किसी भी चीज को के लिए बल लगाएंगे तो हम पहले पूछेंगे कि किस साइड में लगाना है, यानी कि वो जो दीवार है ना, वो बल लगाकर किस साइड में गिरानी है, कि कहीं ना फिर से लड़ाई हो जाए। अब देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, ये तरीका केवल समझाने के लिए है, ये नहीं है कि ये फिक्स है कि ऐसे ही निकालते होंगे अदिश से अदिश राशि। नहीं, इनके नियम अलग हैं। तो बल को लगाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। पता लगा आपने दीवार गिरानी थी और जिसकी साइड के ऊपर लड़ाई हो रही थी उसी की साइड गिरा दी, और ज्यादा लड़ाई बढ़ गई। तो ऐसा नहीं करना, यानी कि जहां बल लगाना हो, जहां पर भी बल लगाना हो, वहां क्या करना होगा? दिशा पूछनी होगी। इसीलिए बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब आइए गुरुत्व पर, यह मोस्ट इंपोर्टेंट समझने के हिसाब से। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और जहां भी पृथ्वी की बात आती है, एक पृथ्वी पर चलना फिरना ही नहीं होता, पृथ्वी की खुद की ऑर्बिट भी होती है, कक्षा भी होती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी होता है, पृथ्वी का दूसरे ग्रहों के साथ ग्रह उपग्रह भी होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं इस तरीके से समझना होता है। अगर आप सैटेलाइट छोड़ना चाह रहे हो तो ये सब चीजें आपको पहले ही फिक्स करनी पड़ेगी कि कौन सी दिशा में कितनी दूरी पर छोड़नी है, पृथ्वी से ऊपर जाते हुए भी और पृथ्वी से नीचे आते हुए भी। अंतरिक्ष में जाना है तो भी ये सब चीजें डिसाइड करके जानी पड़ेगी कि हमें किस साइड में जाना है, क्या करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। ये सब चीजें पहले ही डिसाइड करनी पड़ेगी। और जब डिसाइड कर रहे हो तो इसका मतलब दिशा की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, दिशा की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और इसीलिए जहां भी पृथ्वी की चीजें आएगी, पृथ्वी का नाम आएगा, पृथ्वी की कोई भी बात आएगी, वो हमेशा सदिश लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? सदिश। अब जैसे समझिए कैसे, बाहर एक बात, जैसे दाब नीचे की साइड लग रहा था, इसी प्रकार बाहर हमेशा नीचे की साइड होगा।
किसी भी व्यक्ति का भार जो है वो पृथ्वी पर लगता है। लेकिन ये एदिश है, ये सैदिश है, ऐसा क्यों है? दाब एदिश है और भार सैदिश है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी हम भार देखते हैं वो पृथ्वी के हिसाब से देखते हैं, गुरुत्व के हिसाब से देखते हैं, जबकि दाब जो है वो हम अपनी ताकत, अपने अंदर की एनर्जी के हिसाब से देखते हैं कि किसमें कितनी एनर्जी है, कितनी क्षमता है, उसके हिसाब से देखते हैं। दाब हर किसी का जो है ताकत लगाने का तरीका अलग अलग होगा, जबकि भार का सबका एक ही तरीका होगा, वो होगा गुरुत्व, पृथ्वी के सापेक्ष। और जहां पृथ्वी की बात होती है, मैंने बताया था, जहां पृथ्वी की बात होती है वहां क्या होगा? सैदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सैदिश राशि होगी। समझ में आया ना? अब आइए ताप। अब ताप, अगर आप देखो, सुनो एक बात, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, जो साइंस वाले बच्चे हैं वे समझ जाएंगे, जितने भी साइंस के बच्चे हैं वे एक बार के में समझ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए जिसने साइंस नहीं पढ़ी है, पीसीएम नहीं ली थी इंटर में, उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। और उनमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ये पहले से ही याद है और अच्छे से भी याद है, लेकिन अगर अब वे इस चीज को इस तरीके से समझेंगे तो वे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे और उन्हें रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसे एक बार पढ़ने के बाद इसका जब दोबारा रिवीजन करके देखेंगे ना एक बार, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएंगी, लंबे समय के लिए क्या हो गए? याद हो जाएगी। अब ताप की बात करते हैं। ताप, सूर्य, सूर्य से जो ताप आता है क्या वो एक दिशा में चलता है? नहीं, वो क्या होता है? सारी दिशाओं में चलता है, वो पूरे में फैल के चलता है। सूरज का जो ताप होता है, जैसे ये सूर्य है तो ये सारी दिशाओं में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिशा में आएगा, ये ऐसा नहीं है कि सूरज बस इसी दिशा में ऐसे ये भेज दी अपनी किरण, नहीं, वो सारी दिशाओं में भेजता है। जब उसे पता है कि ये सब जगह चलना है तो क्या इसमें दिशा की आवश्यकता होगी? नहीं। अरे जो चीज सारे में सब जगह फैल रही है उसमें दिशा की जरूरत नहीं है, उसे दिशा की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या होगा? इसीलिए क्या होगा? अदिश राशि होगी। ताप क्या होगी? अदिश राशि होगी। क्यों होगी? क्योंकि टेम्परेचर को फैलने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, चलने के लिए वो जितने में भी जहां से सूरज की प्रकाश की किरणें निकलेगी और जहां जहां तक उसे रास्ता होगा वो स्वतः चला जाएगा। ऐसे ही उसे देख लीजिए, कोई भी बल्ब होता है, बल्ब का चांदना ले लीजिए, उसका आप देख लीजिए, किसी भी चीज का टेम्परेचर जो होगा उसे चलने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, वो सारे में चलेगा। तो जब सारे में ही चलना है तो फिर दिशा की क्या जरूरत है? फिर दिशा की जरूरत क्या है? लेकिन हाँ, अब मैंने बताया था कि परिमाण की आवश्यकता होती है। अब परिमाण कैसे? परिमाण ऐसे होता है कि आज का टेम्परेचर कितना है हम ये देखते हैं, आज का टेम्परेचर कितना है ये देखते हैं, इतना इसका परिमाण, वैल्यू की जरूर आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं होती, डायरेक्शन की नहीं होती है। ठीक है। अब ऊर्जा, उष्मा, कार्य, देखिए जब ताप होगा, जहां जहां ताप होगा वहां वहां उष्मा आएगी ही आएगी, जहां जहां ताप होगा वहां वहां उष्मा होगी। तो उष्मा भी कैसी राशि हुई? अदिश राशि हुई। उष्मा भी कैसी राशि हुई? अदिश राशि हुई। और ऊर्जा, उष्मा या ऊर्जा, उष्मा या ऊर्जा या कार्य, कार्य का भी मात्रक जूल होगा, उष्मा का भी मात्रक जूल होगा। तो जब इनके मात्रक जूल है तो ये राशि भी एक सी है, जब इनके मात्रक जूल हैं तो ये राशि भी क्या है? एक सी है। जब ऊर्जा अदिश राशि है तो कार्य भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। और उष्मा, ये देखिए, अब उष्मा समझिए, कैलोरी का संबंध जूल से होता है, कैलोरी का संबंध जूल से होता है। तो इसका मतलब उष्मा तो आप समझिए, जब ताप से उष्मा निकलेगी तो उससे ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। जब ताप में, किसी भी ताप में उष्मा होगी तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा
अदिश राशि है तो कार्य भी अदिश राशि होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भी जूल है और कार्य का मात्रक भी जूल है। अच्छा, अगर यहां तक किसी की समझ में वीडियो आई हो या फिर आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पहले बेल आइकन दबाए। ठीक है, आइए अब आइए संवेग और आवेग। देखो संवेग और आवेग ये तो मैंने बता ही दिया था। वेग, आवेग, संवेग ये सब कैसी होती है? सदिश राशि होती है। लेकिन अगर इन्हें समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तब मैं उसके बाद बताऊंगा कि ये संवेग और आवेग क्यों होती है सदिश राशि। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए। ताप मैंने बता दिया, ताप मैंने बता दिया है। अब आइए आयतन, आयतन और क्षेत्रफल, इन्हें समझ लीजिए। आयतन और क्षेत्रफल को समझिए क्या होता है, आयतन और क्षेत्रफल कैसे करते हैं। देखो जैसे आयतन को लेते हैं हम, आयतन का मतलब गैस से ले लीजिए, गैस से, गैस या हवा से। जब कोई गैस लीक होती है, जब कोई गैस लीक होती है तो वो हमेशा आयतन के रूप में होती है। जब हवा बहती है तो वो हमेशा आयतन के रूप में होती है। अब ये सुनिए, जैसे कोई गैस लीक हुई, कोई सी भी गैस है, वो मान लीजिए लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस लीक हो गई, तो अब आप बताइए क्या ऐसा होगा कि लाफिंग गैस पूरब दिशा में ही चलेगी बस, या केवल पश्चिम दिशा में ही चलेगी? बताइए जरा। नहीं, एक बात सोचने की है, क्या ऐसा होगा कि लाफिंग गैस पूरब दिशा में ही चलेगी या फिर पश्चिम दिशा में? नहीं ना। तो अब क्या होगा? जब गैस को चलने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, वो सारे में फैलेगी, तो आयतन पूरे आयतन में फैलेगी, तो आयतन कैसी राशि होगी? अदिश राशि। कैसी राशि होगी? अदिश राशि। इसी प्रकार क्षेत्रफल भी क्या होगा? अदिश राशि ही होगी। क्षेत्रफल भी कैसी होगी? अदिश राशि होगी, क्योंकि 3D और 2D जो चीजें 3D में अदिश है वो चीजें 2D में अदिश होगी। अब आइए देखिए, ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि है। जबकि विद्युत क्षेत्रफल या चुंबकीय क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? देखो, विद्युत और चुंबक के लिए उसके क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए एक सर्टिकुलर एरिया जरूरत होती है। कैसे एरिया की? मान लीजिए कहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा, कहीं बिजली बनानी है, या किसी बिजली को किसी दिशा में छोड़ना है या ले जाना है, या किसी भी चीज के लिए एक क्षेत्र निर्धारित हो जाता है, और उस क्षेत्र को ही हम उसकी दिशा बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। और घनत्व, घनत्व तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, घनत्व सबसे ज्यादा पूछी जाती है। घनत्व जो है अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। द्रव्यमान m यानी कि मास बराबर आयतन वॉल्यूम v और घनत्व यानी कि डेंसिटी d। एक बात सुनिए, जब हम घनत्व का सूत्र देखते हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, तो हम एक चीज देख रहे हैं, इसमें क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि थी? अदिश। आयतन कैसी राशि है? अदिश। अभी बताई। तो घनत्व भी कैसी राशि होगी? अदिश ही होगी, क्योंकि इसमें सदिश कोई राशि नहीं आई, तो ये क्या होगी?
अदिश राशि होगी। तो घनत्व कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। याद रहेगा, घनत्व अदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि घनत्व जो है किससे मिलकर बनता है? द्रव्यमान गुना आयतन से। द्रव्यमान गुना आयतन से, सॉरी, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। तो घनत्व के साथ जो है द्रव्यमान और आयतन जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब ये देखिए विद्युत धारा। विद्युत धारा देखो, अब से पहले जो विद्युत धारा पढ़ी जाती थी वो पढ़ी जाती थी अदिश राशि में। और अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, ऑप्शन है अदिश राशि, ऑप्शन है सदिश राशि, ऑप्शन है दोनों, या ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंख मीच के लगा दीजिए अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। लेकिन अब इसके बाद लेकिन क्या है वो समझाऊंगा आगे। अब यहां समझिए, विद्युत धारा है अदिश राशि और विद्युत धारा घनत्व यानी कि धारा घनत्व। देखो मैंने केवल विद्युत लगा दिया इसके आगे, किताब में नहीं लिखा मिलेगा तुम्हें विद्युत, लिखा क्या मिलेगा? धारा घनत्व। क्या लिखा मिलेगा? धारा घनत्व। कैसी राशि है? जब विद्युत धारा अदिश है। अब अदिश क्यों है? क्वेश्चन है कि अदिश क्यों है। देखो विद्युत धारा, धारा किसे बोलते हैं? धारा बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह यानी कि आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा किसे बोलते हैं? आवेश के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों से समझिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। अब धारा की तो दिशा होती है। जैसे कहते हैं क्या कि हमारे लाइट आ गई या नहीं आ गई, या कहां पे लाइट आ गई। जैसे मान लीजिए दो क्षेत्र है, एक दिल्ली भी है, गाजियाबाद है, मेरठ है। मेरठ में लाइट आ रही है जबकि गाजियाबाद में नहीं आ रही, या इधर हापुड़ में नहीं आ रही। मेरठ थोड़ा सा हापुड़ किधर ले लीजिए, ऐसे पूरब की साइड ले लीजिए, ये नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों है? देखो जब हम विद्युत धारा को डिफाइन करते हैं तो हम विद्युत धारा की दिशा नहीं देखते। याद रखना हमेशा, हम किसकी दिशा देखते हैं? हम जो है इलेक्ट्रॉनों की दिशा देखते हैं। किसकी दिशा देखते हैं? इलेक्ट्रॉनों की दिशा देखते हैं, आवेश की दिशा को देखते हैं, न कि विद्युत धारा की। इसीलिए ये इसमें दिशा होते हुए भी ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन क्यों है? क्योंकि इसकी खुद की दिशा नहीं होती, ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहेगी। विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बहेगी, ये सोच लीजिए। तो दिशा केवल किसकी देखी जाती है? इलेक्ट्रॉनों की देखी जाती है। किसकी देखी जाती है? इलेक्ट्रॉनों की देखी जाती है। जबकि धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व, धारा देखो विद्युत धारा का सूत्र होता है आई, और धारा घनत्व का सूत्र होता है आई बटे ए। आई बटे ए क्या होता है? आई बटे ए। ए का मतलब हो गया एक एरिया, एक एरिया। जब हमें वो विद्युत धारा या वे इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स एरिया में भेजने हो, किसी फिक्स एरिया में, किसी फिक्स जगह में भेजने हो, तब हमें दिशा की आवश्यकता होगी। क्योंकि पता लगा, मान लीजिए हमें लाइट भेजनी है मेरठ, हमने भेज दी गाजियाबाद, और गाजियाबाद कुछ काम चल रहा था, तो क्या होगा? सारी चीजें क्या होगी? खराब हो जाएंगी, बहुत नुकसान होगा। इसीलिए जब घनत्व के साथ देखनी हो, हालांकि देखो घनत्व कैसी राशि बताई? अदिश। जबकि धारा घनत्व कैसी होगी? सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि। क्योंकि धारा को घनत्व, घनत्व मतलब हो गया एक फिक्स एरिया, ऐसे समझ लीजिए। किस जगह में भेजना हो तो क्या होगा? दिशा की आवश्यकता होगी। एक मैंने बताया था परनोद बल, कभी भी एग्जाम में परनोद बल नहीं लिखाने का, हमेशा लिखा आएगा परनोद। परनोद क्या होता है? तरल द्वारा किसी बर्तन की तली पर लगाया गया लंबवत बल।
प्रनोद क्या होता है? तली द्वारा किसी बर्तन की तली पर लगाया गया लंबवत बल या तरल द्वारा किसी बर्तन की तली पर लगने वाला भार। और भार भी सदिश राशि होती है और बल भी सदिश राशि होती है, इसीलिए प्रनोद क्या होगा? इसीलिए प्रनोद क्या होगा? सदिश राशि। कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। अब बताया था मैंने विद्युत या चुंबकीय फ्लक्स, ये अलग अलग है भाई। विद्युत फ्लक्स है और चुंबकीय फ्लक्स है। ये विद्युत है और एक चुंबकीय फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स, एक नाम दे दे, विद्युत फ्लक्स दे दे तो भी, चुंबकीय फ्लक्स दे दे तो भी। कैसी राशि होगी? अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जब घनत्व लग जाएगा, मैंने बताया अभी, जब घनत्व लग जाएगा, जब सर्टेन एरिया की बात हो जाएगी, तो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। एक होता है आघूर्ण। आघूर्ण, आघूर्ण कोई सा भी बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ये सब क्या होगी? ये सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। सॉरी, ठीक है। आइए, एक होती है टेंसर, प्रदिश राशि। ये अब से पहले एग्जाम में नहीं पूछी जाती थी, ये एक लोको पायलट के एग्जाम में पूछी गई, केवल तब से ये मान लीजिए। रेलवे में पहले नहीं थी ये, एक बार एसएससी ने पूछा है और एक बार रेलवे ने। तो अब आने वाले एग्जाम के हिसाब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेंसर या प्रदिश राशि, इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर और हिंदी में बोलते हैं प्रदिश राशि। ये कैसी राशियां हैं? वे भौतिक राशियां जिनका अलग अलग दिशा में अलग अलग मान होता है, क्या कहलाती है? टेंसर राशियां कहलाती है। जैसे जड़त्व आघूर्ण और विद्युत धारा, जैसे जड़त्व आघूर्ण और विद्युत धारा। जड़त्व आघूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है और विद्युत धारा अब नई ट्रेड में आई है। कैसे? अगर ऑप्शन आता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश, सदिश, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है अदिश। और आता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश, सदिश, टेंसर या अदिश या टेंसर दोनों, तो आंसर आएगा अदिश तथा टेंसर दोनों। समझ गए ना? अदिश तथा टेंसर दोनों। और ये क्या है? जड़त्व आघूर्ण। अब ये याद रहेगा, याद रहेगा ना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।